नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट अगर हम इस किताब की बात करें, द बोस डिसेप्शन डिक्लासिफाइड, पिछली जो आपकी किताबें रही है उसमें भी आपने कई सारी इस थियोरीज़ के बारे में बात की है। मोटी मोटी 3 थियोरीज़ है, जिसमें से आई पर्सनली बिलीव कि 2 थियोरीज़ बहुत क्लोज आती है। एक जो गुमनामी बाबा वाली थियोरी है, और एक जो वो रशिया वाली थियोरी है कि वो रशिया में किसी प्रिजन में उन्हें कैद कर लिया था एंड देन वहाँ से उनकी लाइफ बहुत बदल गई। वॉट इज़ डिफरेंट इन दिस बुक, दिस पर्टिकुलर बुक, जो आपकी पिछली इतनी सारी किताबें रही है उससे? देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर न्यू एंड डिफरेंट। एक तो है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप जब निकला था 2011, 14 साल पुरानी बात है। राइट। तब तक डिक्लासिफिकेशन ढंग से सिस्टमेटिकली शुरू भी नहीं हुआ था। इट हैड जस्ट स्टार्टेड। तो डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेस था, नहीं 2010 में हो गया है डिक्लासिफिकेशन। नहीं नहीं हुआ था। होम मिनिस्ट्री ने डिक्लासिफिकेशन, मेरे हाथ में डिक्लासिफिकेशन वो 12 नेशनल आर्काइव्स में भेजने का 12 14 में आया। तो 12 में 10 में anyway, the process, that's what I said, declassification process had just started. हाँ, the paper had not come out. Declassification process had just started, and जो भी papers access हुआ था, it was through other means, not through scholarly means जो historians, academic historians जो करेंगे, आर्काइव में जाएंगे, बैठेंगे, फाइल्स खोल के देखेंगे क्या मिलता है, उसके बेसिस पे लिखेंगे। हमारा अप्रोच शुरू से अलग रहा है। हम डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के निकलते हैं जहाँ से नहीं मिलना चाहिए। तो पहले तो हम डिक्लासिफाई कराते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम निकलते हैं कि उससे क्या मिला। तो ये जो टाइम था 2011, ये प्रॉपर सारे सिस्टमेटिक डिक्लासिफिकेशन शुरू नहीं हुआ था। वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दिस फाइल्स, जो अनऑथराइज्ड वे में हमें मिला था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग द मुखर्जी कमीशन टाइम। राइट। तो काफ़ी सारे फाइल्स उसको उस टाइम पे एक्सेस हुआ था। अब उसके बाद हमने जो आरटीआई यूज़ करके जो डिक्लासिफिकेशन कैंपेन चलाया था, उस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कुछ रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट्स आए थे। बाय एंड ऑफ 2007 आई हैड गॉट होल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें से कुछ रेलेवेंट था, तो ऐसे करके लिखा था। बट दैट वाज द मोस्ट कोजेंट एक्सप्लेनेशन, एंड उस बुक का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि पहली बार डॉक्यूमेंट्स का फोटो डाल के वो करके एक्सप्लेन करना। तो दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग काइंड ऑफ मॉडल फॉर राइटिंग एन इन्वेस्टिगेटिव बुक। राइट। बट इट वाज नॉट एवरीथिंग, वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। उसके बाद प्रॉपर डिक्लासिफिकेशन जब शुरू हुआ और डॉक्यूमेंट्स दूसरे सोर्सेस से हमें हाथ में आया, एंड देन वी रोट कनंड्रम। 2019 अप्रैल में कनंड्रम आया जो गुमनामी बाबा इशू को लेकर। दैट क्रिएटेड अ रकस, मूवी बना, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स मूवी बनाया। उस मूवी के स्क्रिप्ट को, डायलॉग राइटिंग को, म्यूजिक को नेशनल अवार्ड मिला। बंगाल के चीफ मिनिस्टर पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर उस मूवी की तारीफ की। 4 साल बाद, उस टाइम पे नहीं बोली, तारीफ की है कभी भी 4 हो। साल बाद। अरे डोंट नीट पिक यार, आई मीन की तो है ना, एज अ चीफ मिनिस्टर शी हैज प्रेज्ड द मूवी। 4 साल हो, 3.5 हो, 3.25 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसी टाइम बोलती थी तो पब्लिसिटी आज बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आई मीन व्हाई नॉट। तो वो हुआ। उस टाइम पे जो हुआ, one of the groups which were supporting us and had been working with us, a section of the Bose family. राइट। They have been working with us from 2006 when I was in UK. So I established contact and they have been working. So we promoted them because हमारे मीडिया जिस तरह से काम करते हैं हमारे देश में, like politics, media criticizes politicians for being dynastic. But media personnel, the reporters are also very dynastic in their attitude. तो बोस फैमिली से कोई बात करेगा तो दे एज्यूम दैट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, ये ज़्यादा जानता है। तो दैट माइंडसेट इटसेल्फ इज वेरी रॉन्ग। वी हैव क्रिटिसाइज्ड इट बट नथिंग हैज चेंज। जब भी कुछ होता है तो माइक पकड़ के उनके पास भागता है। तो वी यूटिलाइज दैट, वी फेड देम द इंफॉर्मेशन, वी मेड देम द फेस ऑफ सेगमेंट ऑफ द कैंपेन एंड ऑल. It worked, our strategy worked. But then what happened is overnight they got a lot of media limelight. And then when the Gumnami issue came out, when Srijit was making the movie, और हमारे conundrum आके इतना हल्ला मच गया and we presented evidence and all, तो इनको
ये पहले से जानते थे कि हमारा स्टैंड क्या है, गुमनामी बाबा को लेकर हमारा स्टैंड क्या है इनको पता था. सडनली दे टर्न्ड अगेंस्ट अस एंड स्टार्टेड अ ह्यूज कैंपेन अगेंस्ट अस. ये लोग बोस फैमिली के कुछ मेंबर्स और कोलकाता के जो एकेडमिक्स, लेफ्ट ओरिएंटेड एकेडमिक्स है, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स, एक कंसर्टेड कैंपेन शुरू कर दिया कि ये लोग नेताजी के इमेज टार्निश कर रहे हैं, राइट. दे आर डिग्रेडिंग नेताजीज इमेज. तो उस पर झगड़ा होने लगे एंड डिबेट होने लगे. वी होप्ड कि वो डिबेट इतना एस्केलेट होगा that the government will intervene and do something just like what happened during the snooping scandal. When the snooping scandal was exposed, इतना ज़्यादा पब्लिक में डिबेट हो गया, मीडिया ने इतना ज़्यादा उछाल लिया उसको कि सरकार को, बोथ बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू डू समथिंग. हमारा उम्मीद यही था कि इस टाइम पे भी कुछ होगा, बट सडनली वी सॉ कि इन लोगों ने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया. तो इन लोगों ने क्या किया, दे डिड नॉट इवन स्टेप टू द गुमनामी बाबा डिबेट other than accusing us of tarnishing Netaji's image. वो लोग उठाने लगे पुराने जो प्लेन क्रैश के बेकार से कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ रिपोर्ट्स है, और उसको डिस्टॉर्ट करके पब्लिक डोमेन में, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड. राइट. तो पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ मीडिया को पूरा दिखाना शुरू कर दिया. एज ए प्लेन क्रैश ऑल ऑफ अ सडन बिकम द मेन इशू. तो वी रियलाइज्ड कि इस तरह का जो मिसगाइडिंग कैंपेन है इन लोगों का, दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस, डिस्ट्रैक्ट द पीपल विथ हाफ ट्रूथ्स एंड अनट्रूथ्स. तो हमने तब डिसाइड किया कि दिस प्लेन क्रैश का जो स्टोरी, इसको हमेशा के लिए डिमोलिश करना है. तो हमने वो जितने सारे फाइल्स 2006 से लेकर 2018-19 तक जितने सारे डिक्लासिफाई हुआ था, सरकारी फाइल्स, भारत सरकार के फाइल्स, हमने सारे खंगाले. ओके. हर पन्ना, हर पैराग्राफ, हर शब्द, हर लाइन, और उठा के लेके आया कि भाई साहब आप जो बोल रहे हो वो एक तरफ, आपके पास जो फाइल्स है जो 70 सालों से छुपा हुआ था, आप देखना चाहो तो सच्चाई इन्हीं फाइल्स में छुपा हुआ है, आपने देखा क्यों नहीं. तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में लास्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बैठा था कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, इन्वेस्टिगेटिंग नेताजीज डिसअपियरेंस, मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन. ही वाज an ex-judge of the Supreme Court, Chief Justice of the Allahabad High Court and Bombay High Court. Bombay High Court. Bombay High Court का चीफ जस्टिस था. चीफ जस्टिस. तो a very well regarded man, मतलब इतना impeccable integrity, उन्होंने जो रिपोर्ट पे अपना फाइंडिंग्स दिया, बाकी सब छोड़ दो, बोला प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है प्लेन क्रैश. तो उसको जैसे दबा दिया गया, कांग्रेस ने जैसे दबा दिया गया विद द हेल्प ऑफ सम अदर पीपल. तो उस टाइम पे बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कांग्रेस सरकार को, एंड ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ बीजेपी, राइट. सारे बाकी सारे पार्टीज भी, आप किसी का भी नाम ले लो, आरजेडी, आपका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, किसी का भी नाम ले लो, सब ने कांग्रेस को अपोज किया था उस टाइम पे, उस डिसीजन पे. तो 2014 से पहले जब राजनाथ सिंह कटक गए 2014 के जनवरी में, तो उन्होंने कहा कि नेताजी के बर्थ प्लेस के बाहर खड़े होकर प्रेस लोगों को बोला कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ये ज़रूर सच्चाई बता देंगे देश को. पर एज सुन एज दे फॉर्म द गवर्नमेंट, उनका पोजीशन चेंज हो गया. उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कांग्रेस कैबिनेट का जो डिसीजन है उसी को लेकर चल रहा है. राइट. ये 2017 में क्लैरिफिकेशन दिया कि कांग्रेस का जो डिसीजन है हम उसी पे चल रहे हैं, पर अगर कोई नया इंफॉर्मेशन आता है तो हम इशू को रीथिंक करेंगे, रिकंसिडर करेंगे. तो हमारा कहना ये है, आपके फाइल्स में से हर पन्ना देख के, ढूंढ के, हमने ये सारे नए इंफॉर्मेशन निकाला है. इंफॉर्मेशन दो तरह के इंफॉर्मेशन यहाँ डाला है जो पहले नहीं डाला था. एक तो है, पहले जो था उस पर ऐड किया है, विच आर द फाइल्स जो डिक्लासिफाइड फाइल्स है, हाँ ऐड किया है कि प्लेन क्रैश का स्टोरी क्यों झूठ है, टेक्निकल डिटेल्स जो है, जो स्टोरी में जो इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी कि प्लेन क्रैश, व्हाई इज इट
इम्पॉसिबल क्यों नहीं हुआ. दैट इज द फर्स्ट एडिशन. द सेकेंड एडिशन विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो पहले इतने क्लैरिटी के साथ हम नहीं कर पाए थे, कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1946 टिल 2006, 60 साल हर सरकार ने डेलिबरेटली किस तरह से इस इशू को दबाया है. ओके. और सबसे खतरनाक इसका जो क्लाइमैक्स है कि मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट जब मनमोहन सिंह सरकार के पास आया, होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल. लातूर के. करेक्ट. हाँ. शिवराज पाटिल पहले ही अपना माइंड सेट कर लिया था इसको रिजेक्ट करना है. तो उसके हिसाब से अपने होम मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेसी को लगा दिया कि रिपोर्ट नोट बनाओ, पॉइंट निकालो और एक ब्रीफिंग नोट बनाओ कैसे ये रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. उसके हिसाब से नोट बना. उसी नोट को रिफाइन करके पेश किया गया कैबिनेट के सामने. और उस नोट के बेसिस पे कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि ये रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं. हमने ये दिखाया है कि वो नोट, इट्स फुल ऑफ हाफ ट्रूथ्स एंड अनट्रूथ्स. इट्स अ क्राइम इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू मिसलीड द कैबिनेट. ये पहले अवेलेबल नहीं था, अभी ये इसमें है. ये 2 फाइंडिंग्स हुए, नए एडिशन. राइट. तीसरा है, ये तो पता चल गया, अब क्या करें, क्योंकि लोगों का आदत है कि जब भी आप इस इशू को उठाओगे बोले अरे इतना पुराना इशू, ये है क्या है, पैसा फिर से खर्चा होगा, ये होगा, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, ये है वो. तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस लेके आ जाते हैं. उस टाइम पे ट्रम्प पिछली बार जब प्रेसिडेंट हुए थे तो उनके कैनेडी असैसिनेशन केस के बारे में जो वो था अटरेंसेस था, वो तो था ही. राइट. उसके बाद जो हुआ है, क्या हुआ है, हमने उसको यूटिलाइज किया है और एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स. हमारे देश में, बाहर के देश में किस तरह से इस टाइप का कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व किया जाए. करेक्ट. तो इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट स्पेक्युलेटिव, इट्स नॉट गेस वर्क और एनी जस्ट हॉलो वर्ड्स. एक कंक्रीट ब्लूप्रिंट दिया कि ऐसे कैसे कर सकते हो. तो दैट इज वर्केबल. ये तीसरा नया एलिमेंट है इस किताब में. चौथा जो नया एलिमेंट इस किताब में है, जो थोड़ा बहुत मैंने जो नेताजी का बायोग्राफी लिखा था, बोस द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें थोड़ा बहुत उसमें भी कवर किया था, बट उसको पूरा समराइज करके उसका निचोड़ हम इसमें डाला है. राइट. कि सुभाष बोस को सारे पॉलिटिकल पार्टी सलाम ठोकते हैं, पर सलाम ठोकने के बाद एंड में एक बट जोड़ देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो. और उसी चक्कर में उनका एक डिस्टॉर्टेड पब्लिक इमेज बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. उस इमेज को तोड़ना बहुत ज़रूरी था. टू गिव यू वन एग्जाम्पल, कि सुभाष बोस वॉज अ नाजी सिंपैथाइजर, नंबर 1. ये लेफ्टिस्ट बोलते हैं. करेक्ट. राइटिस्ट क्या बोलते हैं? सुभाष बोस वॉज एन इस्लामिस्ट एपिजर, मुस्लिम एपिजर, ये राइट विंग बोलेंगे. तो इस तरह के फिर वो बोलेंगे, आपके कांग्रेस बोलेंगे सुभाष बोस वॉज वेरी हैप्पी अंडर गांधीयन लीडरशिप एंड ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ नेहरू. तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन में एक गलत इमेज बनाया गया है, उसको तोड़ना जरूरी था, बिकॉज इट्स इंट्रिकेटली लिंक्ड. क्योंकि सवाल तो पहले आता है ना कि सुभाष बोस के डिसअपियरेंस का मिस्ट्री अगर आप सुलझना चाहते हो, व्हाई शुड यू इवन टॉक अबाउट सुभाष बोस, व्हाई इज ही इंपॉर्टेंट. ट्रू. तो जब तक उसका जवाब आप नहीं दोगे तो इस डिसअपियरेंस मिस्ट्री विल नॉट गेन ट्रैक्शन. आज जब कैनेडी एसोसिएशन केस के नए हजारों डॉक्यूमेंट्स निकल रहा है, नोबडी इज कंप्लेनिंग इन द यूएस कि इतना पुराना केस, अरे भाई छोड़ दे, क्या हो गया है. कल अनुज ने एक अच्छा पॉइंट आउट किया, ट्रम्प इज अ रिपब्लिकन, कैनेडी वाज अ डेमोक्रेट, दैट इज नॉट कमिंग इन द वे. पैसा खर्चा हो रहा है, दे आर पुटिंग रिसोर्सेज, टास्क फोर्स बनाया है, लोगों को एम्प्लॉय किया है, नोबडी इज कंप्लेनिंग बेकार का पैसा खर्चा हो रहा है. व्हाई डज इट हैपन इन आवर केस? तो all these are very interlinked issues, and this book answers comprehensively all these points. I have multiple questions. इसमें एक चीज़ आप, इफ़ यू कैन शो मी द कॉपी ऑफ द बुक. देखिए ऐसा था कि ये 2004 में मैंने पहली किताब लिखी थी इस केस पे, ठीक है. अब ये क्योंकि केस बहुत कंट्रोवर्शियल था, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर फ्रॉम बॉम्बे. अब कहने को बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में 500 फिल्म बनती हैं हर साल की, लेकिन हमें गिनती की 3-4 फिल्मों के बारे में मालूम चलता है जिसमें बड़े बड़े स्टार या बड़े लोग होते हैं. उसको सिंपल फंडामेंटल है कि जब तक किसी के पीछे बड़ा स्टार या बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा,
क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो उस 400-500 फिल्मों में से हम लोग गिनती की 10 फिल्मों को जान पाते हैं, बाकी फिल्में पता नहीं कहाँ बी ग्रेड सी ग्रेड कहाँ गांव में दिखाते होंगे करके। तो सेम चीज़ अप्लाइज इन द पब्लिशिंग वर्ल्ड कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जब तक आप ऊपर के देर आर एक्सेप्शंस, हम भी एक्सेप्शन थे, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो ऊपर के 5-7 के जो टॉप लेवल के पब्लिशर हैं, सब जब तक आपकी किताब उन्होंने नहीं छापी हो तो कोई आपको घास भी नहीं डालेगा। राइट, हाँ। अब ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल था कि मैंने जब किताब लिखी, और मैं तो कांग्रेस के टाइम पे किताब लिखी, कि कोई इसको हाथ लगाने को राजी नहीं था, तो मैंने बहुत छोटे पब्लिशर से किताब छापी। और ये फ्रेमवर्क जो आपने सवाल पूछा कि नेताजी की डेथ पे 3 थ्योरियाँ हैं, और ये मैंने ही फ्रेमवर्क मैंने शुरू किया था। आपको मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था जब आपने रिकॉर्ड किया था मेरा, तो ये उस किताब से मैंने फ्रेमवर्क सेट किया, और आज ये मेन स्ट्रीम फ्रेमवर्क हो गया है कि आप जब भी नेताजी डेथ मिस्ट्री की बात करेंगे, लाइक इट और नॉट, यू टॉक अबाउट 3 एंगल्स, प्लेन क्रश, रशियन एंगल, एंड थर्ड इज द प्लेन रशियन थ्योरी। अब चक्कर है कि जो किताबें हमने लिखी थी वो हमने उस टाइम के हिसाब से लिखी थी, ठीक है। ये किताब लिखी गई है, अब इसका एडवांटेज है कि ये आते आते हम लोग पहुँच गए हैं पेंगुइन रैंडम हाउस के ऊपर, जो वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है। तो पहली बात, पेंगुइन रैंडम हाउस किसी ऐरे गहरे टॉपिक को ही ऐरे गहरी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। तो जब आप ये बुक उठाएंगे तो बुक पढ़ने का ना, उसका कागज़ की क्वालिटी, लिखने का स्टाइल, हमारा भी स्टाइल चेंज हो गया लिखने का। जो चीज़ें लिखते थे हम पहले, आजकल नहीं लिखते, हमारा भी बदल गया। तो पहली चीज़ तो ये कि लिखने का स्टाइल चेंज की हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम लोगों ने ये हमें समझ में आया कि डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, लिखने का स्टाइल इम्प्रूव किया है। तो वो है कि मैं किताब क्यों पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा मज़े लेने के लिए। किताब एक एंटरटेनमेंट भी तो होती है ना, इंफोटेनमेंट जो कहते हैं, कि मैं मुझे जैसे पॉडकास्ट देखने में मज़ा आ रहा है, किताब पढ़ने में मुझे मज़ा आना चाहिए। तो लिखने का स्टाइल क्या है, सब स्पेशली ऐसी किताबें जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव कुछ है, तो डाटा को एंट्री नहीं करनी है सब, तो उसको लिखने का स्टाइल। तो पहली बात तो ये स्टाइल चेंज किया, लिखने का स्टाइल आज के हिसाब से वो डालना, किताब की खुद की प्रोडक्शन वैल्यू, ये सब करके। तो बेसिक स्टोरी तो ऐसा है कि साल 2001 से जो मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, कंक्लूजन हमारे सेम है इस पर भी। लेकिन आपको हर नए किताब में, बिकॉज आप मुझे बता दें कि आपको पहला पन्ना बहुत अच्छा लगा किताब का, कि अब हर नए पन्ने में आपको नया डेटा, नया रिकॉर्ड, वो सब मिलेगा। और एक मैं हल्का सा इसका पे ऐड कर दूँ 2 चीज़ें इसके बारे में। पहली चीज़ तो ये कि इसमें हमने प्लेन क्रैश और रशियन एंगल दोनों को डिस्कस किया इस किताब में, क्योंकि गवर्नमेंट ने वही बातें डिस्कस की, मुखर्जी कमीशन ने डिस्कस किया। दूसरा ये कि ना केवल हमने भारतीय, जबकि हमने विदेशी फाइलों का भी कंसल्ट किया। अब उसमें एडवांटेज ये निकल के आता है कि जब आप विदेशी फाइलों को कंसल्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान, जो मेन मुद्दा है इस पूरे केस में, जब ताइवान के रिकॉर्ड आप चेक करते हैं और भारत के रिकॉर्ड आप चेक करते हैं, तो आपको ये दोनों जब पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा इसमें से कौन सा आदमी झूठ बोल रहा है। तो पता लगता है कि ये जो भारत में बैठे हुए हैं, ये जो सत्यमेव जयते वाले 1 नंबर के झूठे मक्कार किस्म के लोग हैं, इन्होंने झूठ बोले हैं आप लोग को। ताइवान वालों का कोई इसमें कोई उल्टा सीधा इसमें हाथ नहीं है, तो वो सच बोल रहे हैं। तो विदेशी फाइलों को भी हमने इसमें बीच में ला करके पूरा का पूरा इसको इंटरनेशनल लेवल पे एनालाइज करके, और मेन चीज़ है कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। पढ़ने की क्या, आपको डाटा है बहुत सारा, इंटरेस्टिंग कहानी, आपने खुद पढ़ के देखा करके। तो अब जैसे हमारे रामायण हमारी है, अब रामायण की फिल्में कितनी बनती, कितनी टीवी से लगे, सबको पता है कि भगवान राम है, वो सीता मैया है, रावण है, लंका है, लेकिन हर एक डायरेक्टर का दिखाने का तरीका उसमें अलग होता है। मज़ा आता है देखने में आपको। फिर बाबर आप उसको देखते हैं, तो नेताजी की डेथ मिस्ट्री की कहानी कंक्लूजन सेम है, लेकिन उसको दिखाने का, प्रेजेंट करने का तरीका, और साथ में नया डेटा बहुत सारा है। तो मेरा मानना है कि ये आपका रीडिंग पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपको सारी कहानी की, प्लेन क्रैश की कहानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, और रशियन एंगल जो गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है, उस दोनों को हम लोगों ने सब पूरा काउंटर करके पूरा बता रखा है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जितने पॉडकास्टर्स ने इंटरव्यू अभी तक लिए, किसी ने किताब पढ़ी नहीं है। तो अभी तक मेरा प्रॉब्लम है कि हम मोटा मोटा उसी लेवल की बातें कर रहे हैं जो 2 साल पहले कर रहे थे। किताब पढ़ेंगे, किताब के अंदर बहुत धमाल की चीज़ें उसके अंदर हैं, बट वो डिस्कशन तभी होगा जब कोई पढ़ के लिख के बात करेगा उसको लेकर के, तभी आनंद आएगा। उसके हम लोग अभी बात करते करते कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे। आई मीन एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब किताब पढ़ लोगे आपके मन में सवाल आएगा कि हमारा एक विदेश मंत्री फॉरेन ट्रिप खत्म करके आने के बाद फाइल में झूठ क्यों लिख रहा है। उसने तो झूठ लिखवा दिया अपने नोट पे, ट्रिप रिपोर्ट पे, बट लोगों को तो पता नहीं है कि वो झूठ लिख रहा है। तो विदेश मंत्री जब झूठ लिख रहा है, वो सच्चाई, ऑफिशियल सच्चाई होकर रहेगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। 20 साल बाद जब कोई वो फाइल देखेगा, पढ़ेगा, तो उसको सच के हिसाब से लेगा ना, बिकॉज द फॉरेन मिनिस्टर कैन नॉट लाई या गवर्नमेंट फाइल कैन नॉट लाई। करेक्ट। बट हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसे एक नहीं, मल्टीपल, मतलब सैकड़ों फाइल है जहाँ पे झूठ लिखा जा रहा है। राइट। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है।
किस बात की झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? अगर सच में एक इंसान मर गया 45 साल, मर जाने दो। आप बोल दो कि हम मानते हैं मर गया, तो बात ख़त्म करते हैं। जो अस्थियाँ जापान में हैं हम ले आते हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं। जब अब ये करना चाहते भी नहीं, पर जब करना चाह रहे थे तब भी नहीं कर पाए। और ये झूठ लिखे जा रहे हैं, सप्रेस किए जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है? तो ये किसने सप्रेस किया है, किस तरह के झूठ बोला है, ऐसे नाम है, यू विल बी शॉक्ड। तो तब डिस्कशन उस लेवल पे होगा कि इस बंदे ने, हे भगवान, ये तो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बना था, हे भगवान, ये तो हमारे देश का प्रेसिडेंट बना था। तो इस तरह के नाम है, डिस्कशन तब उस लेवल पे चला जाएगा। अब जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको महाराष्ट्र से मैं आपको देखिए, मुझे मुंबई की याद आ रही, तो उसमें ये कि जैसे फॉर एग्जांपल वो एक बात जो मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया कांग्रेस ने 2006 में, और जो भारत सरकार मोदी के साथ सपोर्ट करती है उसको भी, उसमें एक कारण उन्होंने बताया था कि रिपोर्ट को रिजेक्ट इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। तो उस पुरानी बातों को काउंटर करने में एक हमने एग्जांपल महाराष्ट्र का दिया था कि आप तो सुभाष चंद्र बोस की डेथ की बात कर रहे हो, वहाँ पे 1965 में किसी ने, महाराष्ट्र में किसी भाई ने भैंस चुरा लिया था दो किसी का, तो वो जो भैंस चुरा लिया उसको उन्होंने लास्ट ईयर पकड़ लिया जाकर के, पुलिस ने बोला हम इसको ट्रैक कर रहे थे। तो ये जिस देश में अगर कोई आदमी भैंस चुरा लेगा उसको 40 साल बाद आप पकड़ने को राजी हो जाते हैं, तब तो कोई टाइम प्रॉब्लम नहीं आती। कल भी मेरे ख्याल से कोई केस है, किसी पुलिस वाले को 41 ईयर्स के बाद में उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, किसी वो कल भी खबर आई है, कोई पुलिस का सीनियर ऑफिसर था जिसने किसी बंदे को मारा पीटा था या मार दिया था, मुझे पता नहीं, मारा पीटा था, उसका उन्होंने 41 ईयर्स के बाद में केस दिया। तो अब जब और केस आते हैं, कोई भैंसे चोरी हो जाए, तो आप 40 साल तक केस खुले रखते हैं। करेक्ट। और सुभाष बोस के बारे में आप इस तरह के वाहियात किस्म के आर्गूमेंट आप गवर्नमेंट की फाइल पे दे रहे हैं। अब पहले ये फाइलें अवेलेबल करके हम लोगों ने इसका पूरा निचोड़ निकाल के, ये आप लगा लीजिए कि गन्ने का जूस है। तो जो गन्ना है वो गन्ना बहुत कंट्री से आया, बहुत सारा गन्ना आया था, क्योंकि आप लोग तो रिसर्चर नहीं है, आप लोग को हर एक को टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो जो जितना गन्ना हमको अमेरिका से मिला, जितना गन्ना भारत से मिला, ताइवान से मिला, लंदन से मिला, और जगह से मिला, उसका निचोड़ निकाल करके हमने गन्ने का जूस किताब में डाल दिया। राइट। आप पढ़िए और इसको बड़ा मज़ा आएगा। और मैं वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि पेंगुइन रैंडम हाउस ऐसी मैसी किताबों को नहीं छापता, उनके एडिटर्स को पता है क्या ये 2 साल पहले हाथ भी नहीं लगाते, इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा किसी का, आज भी लिट फेस्ट्स में लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, ये इतना कंट्रोवर्शियल है। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लिट फेस्ट आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, I'm sure, ऑन दिस टॉपिक। तो इसीलिए इस किताब को जगह देना नहीं चाहते लिट फेस्ट डिस्कशन में। तो हजारों लिट फेस्ट हो रहे हैं, हर चीज़ पे बातें अब हो तो रही बात नहीं ना, पहले तो आपने बोल दिया कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड का वन पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस, वो किताब छाप रहा है। आप पेंगुइन रैंडम हाउस के कौन कौन से ऑथर्स का नाम देख लीजिए आप। करेक्ट। जिसने इस किताब का कवर बनाया उसी ने रजदी की किताब का कवर बनाया, ये उस लेवल की किताब चल के निकल के आ रही है। अब आपके पास बहाना क्या? पहले तो आप बोलते थे कि साहब ये तो छोटा पब्लिशर है, ये तो छोटा है, तो कंस्पिरेसी थ्योरी है। कंस्पिरेसी थ्योरी है नहीं है, वो पेंगुइन को नहीं पता क्या? पेंगुइन को आपने क्या समझ पेंगुइन रखा? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों छापेगा? वो नहीं छापेगा, वो वर्ल्ड का नंबर वन पब्लिशिंग हाउस है वो, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, तो आप अब बहाने नहीं है आप लोग किसी के पास में। अब ये कि अब ठीक है, मुझे मैं पसंद तो वेट कर रहा हूँ इस बात का कि हमारे दिल्ली के एकेडमिक हिस्टोरियंस जो है, हाँ। हमारे डोलांड भाई को ईमेल लिखेंगे, जॉइंट ईमेल 10 हिस्टोरियन मिलके, कि डोलांड भाई पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो इतने पुराने मामले में। पुराने मामले में। तो आई एम वेटिंग कि दे विल राइट वन डे और ये टॉप मोस्ट हिस्टोरियन एकेडमिक प्रोफेशनल, जितने बड़े एकेडमिक हिस्टोरियंस हैं उनको बोला बेटा पेंगुइन में किताब छपवा के दिखा, यहाँ तो बैठ के अपनी डिग्रियां फ्लॉन्ट करता रहा, यहाँ का डॉक्टर वहाँ का डॉक्टर। अगर जिगरा है, दिमाग है, तो किताब छपवा के दिखा पेंगुइन रैंडम हाउस में, मालूम चल जाएगा कि किसकी किताब छपती है वहाँ पे, कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड निकाल के उनको डंडा किया हर जगह पे। देश के, हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड हिस्टोरियंस, leftist, but that doesn't disqualify his scholarship. Highly regarded, highly respected. One of my favorite historians, Sumit Sarkar. He used the term, it's a wastage of time. It's such a non-issue that I feel sickening to even talk about it. तो इतने बड़े टॉप लेवल के एकेडमिक प्रोफेशनल हिस्टोरियन का ये एटीट्यूड है। सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इनमें से एक भी हिस्टोरियन इतने सालों में डीक्लासिफिकेशन के लिए कैंपेनिंग नहीं किया, सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला, पूछा नहीं कि क्या क्या है क्या नहीं है, आप क्यों छुपा के दबा के बैठे हो, निकालो सारे फाइल। हम जैसे लोगों पे आया वो, तो हमने उठा के लिया, कैंपेन किया, 10 साल दबा के, तब जाके डीक्लासिफिकेशन हुआ है। तो अब वही अगर पूछे
कि आप पुरानी चीज़ें उठा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो हिस्टोरियन किस बात की है फिर? करेक्ट